नमस्कार सभी मेरे प्रिय विद्यार्थियों को। हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास और प्राचीन भारत के इतिहास में आज हम पढ़ रहे थे मगध का उत्कर्ष, जिसमें हमने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश की बात कर ली थी। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, इसके बाद आता है मौर्य काल। मौर्य काल को शुरू इतनी अच्छी तरह से करना है क्योंकि एग्जाम कोई भी ले लेना फिक्स है कि एक प्रश्न मौर्य काल से आएगा ही आएगा। तो हमें समझना है अच्छी तरह से कि मौर्य काल जो था उसका उदय कैसे हुआ, क्या कारण थे मौर्य काल में, ये जो मौर्य काल की यहां स्थापना हुई। तो आइए इसको एक छोटी सी अप्रोच के साथ समझ लेते हैं। देखो, ये हमारा उस समय का तो हम नहीं कह सकते, वर्तमान के भारत के तौर पर लेके समझाऊंगा क्योंकि आपने ये देखा है, इससे आप बेहतर तरह से समझ पाओगे। सिंपल, ओके सर, ठीक है, ओ भारत है जी सर। सुनो, भारत में यहां पर एक महाजनपद था जिसका नाम था गांधार। उदय होने कारण बता रहा हूं, समझना मौर्य काल कैसे आया। इधर आइए, इधर था यूनान, और यूनान की एक छोटी सी रियासत थी जिस रियासत का नाम था मकदूनिया। मकदूनिया, इस मकदूनिया का ही एक राजा जिसका आपने सभी ने नाम सुना है, सिकंदर। ये वही सिकंदर है जिसे आपने सुना है जिसने विश्व जीता था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। अब सुनना ध्यान से मेरी बातें। यूनान मकदूनिया का ये राजा, इसने शुरू में ही अपने गुरु को कहा कि साहब मेरे को विश्व विजेता बनना है, इस संसार को जीतना है। तब इसने विश्व विजेता की उपाधि धारण की, और उपाधि धारण करते ही यूनान को इसने ऐसे करते करते जीत लिया था। यूनान को जीतता हुआ ये आगे बढ़ा, और आगे बढ़कर इसने हमला कर दिया ईरान पर। किसको जीत लिया? ईरान को भी जीत लिया। ईरान की जब इसने कुछ ही रियासतें जीती थी, तो यहां जो है तक्षशिला, इस गांधार जनपद की राजधानी थी जिसका नाम क्या था? तक्षशिला। और तक्षशिला उस समय में एक विश्वविद्यालय था, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था तक्षशिला। घटना क्या हुई, जब सिकंदर इधर की ओर बढ़ रहा था तो तक्षशिला के जितने भी अध्यापक थे वे सोचा कि अब अगलो आक्रमण सिकंदर भारत में ही करोगे, तो इसके लिए के करो जाए। तो सारा मास्टर में आपस में बात चाल गई। तब बताया जाए कि एक मास्टर जिसको नाम हो चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। इसे कौटिल्य भी कहते हैं, इसका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। बताते हैं कि चाणक्य एक पेड़ के नीचे बैठा था और सोच रहा था कि आक्रमण को कैसे रोका जाए। और उस समय भारत में छोटे बड़े ऐसे मानो कि 16 राज्य थे, यानी 16 क्या थे? महाजनपद। मैं आपको कंप्लीट इतिहास करा रहा हूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आप ऐसे करना कि जब YouTube चैनल सर्च मारो ना, तो फिर प्ले लिस्ट में चले जाओ। प्ले लिस्ट के अंदर मैंने कॉलम बनाए हुए हैं सारे, तो उसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा। सिंपल जी सर। उस समय छोटे बड़े 16 राज्य यानी 16 महाजनपद थे। अब इस चाणक्य ने कहा कि भैया जो तुम बात कर रहे हो उस तरह तो सिकंदर को नहीं रोका जा सकता, चाहे आप कितना ही सोच लो। तब इन्होंने कहा तो क्या किया जाए, आप बताओ। इसने कहा कि ये 16 जो महाजनपद है, इन सभी महाजनपदों को, ये 16 जो महाजनपद है, इन सभी को अखंड भारत जो है ना, ये टूटा हुआ है अखंड भारत, इस अखंड भारत का निर्माण किया जाए। अगर अखंड भारत का निर्माण यानी ये 16 के 16 जुड़ जाएं, प्लस हो जाएं, तो हो सकता है कहीं हम सिकंदर को रोक सकते हैं, अन्यथा नहीं रोक सकते। और उस समय यहां पर एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही बड़ा महाजनपद था यहां पर, ये वाला। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस महाजनपद का नाम था मगध। मगध उस समय सबसे शक्तिशाली महाजनपद था।
और मगध का जो राजा था, मगध पे एक वंश राज कर रहा था जिसका नाम था नंद वंश। मैंने आपको कल बात बताई थी जी सर। और नंद वंश का राजा था जिसका नाम था घनानंद। नंद वंश की स्थापना तो महापद्म नंद जी ने की थी, लेकिन यहां अब राजा कौन था? घनानंद। घनानंद जो था वो थोड़ा सा नृत्य वगैरह का शौकीन था, मदिरा वगैरह का सेवन करता था, यानी शराब वगैरह का सेवन करता था। तब चाणक्य ने उस समय चर्चा सुनी थी कि भैया एक सबसे शक्तिशाली महाजनपद है वो मगधी है। अब टीचरों को जब ये बात कही ना इसने अखंड भारत के निर्माण की, तो सारा टीचर पीछे हट गया। कह तेरे ही खुरपति आईडियो आयो है तो इसका इलाज भी तू ही कर। तो चाणक्य यहां से अकेला निकल पड़ा और गया इधर मगध। मगध में गया तो बताओ है कि एक भाड़ है जिन्हें दरबार और इन नंद वंश को, राजा को, घनानंद को भी का बाहर एक पेड़ हो, भी पेड़ के नीचे जाके बैठ गयो और जाके फिर सीधो अंदर एंट्री कर ला गयो। तो क्या वो दीवार पाल खड़े थे और उन्होंने रोका, जाने नहीं दिया अंदर। क्या बात है भाई, जान दो, मिलने इतनी दूर आए हो, मास्टर हूं मैं, अध्यापक हूं। अब कौन मान्यो, इन धक्का मार के किया ना क्या करके निकाल दियो। 2-3 दिन बाइडो बाहर बैठो रहियो। एक दिन मौको देखे अंदर नहीं पड़ गयो और अंदर गयो तो नाच गानो देखो, क्योंकि राजा शौकीन था, दारू वारू पीरा था। तब चाणक्य ने कहा कि भाई साहब आप यहां ये काम करे और उधर आक्रमण होने वाला है सिकंदर का। अब इसको घमंड बहुत था, गुरु जी की को घमंड हो कि ये छोटी छोटी रियासतें जीतता आ रहा था, कहते बड़ा सा पंगा को लेड़ा, छोटा छोटा ना कुट्टो। तब इसको कहा कि आ जाने दे आवे तो मैं सल्ट लूंगा, सड़ा ना मार दूंगा बीच के। अब बताइए जी है कि आ बात कही तो चाणक्य बोलो तो वह बात तो सही क्यों नहीं कर ला रहे हो। मैं नक्शो लाया हूं और मानचित्र देख, इस तरह से ये आक्रमण उसने एक मानचित्र बना के लाया था। कहा ये देख ले सिकंदरियां आक्रमण करते हो ला रहे हो भारत पे। बताते हैं घनानंद ने वो पाड़ दियो परचो और पाड़ के धक्को दे दियो। धक्को देता ही सका खुल गई। सका कहते हैं चोटी को। चोटी खुलते ही बोलियो दादा वो काम तो अच्छा कौन करे। अब मेरी बात सुन, तूने आज मेरी सका को क्षति पहुंचाई है, क्योंकि ये ब्राह्मण था और ब्राह्मण की सका ने क्षति पहुंचा दे। तो इसने कहा कि मैं अब तेरे से तभी मिलूंगा जब मेरे पास कोई शूरवीर योद्धा होगा और तेरा वंश को, तेरे को नहीं तेरे वंश को ही समाप्त करूंगा। तेरा बड़गा घणैया चाल आ गया, ये बात के निकाल देता है। अठूं चाल पड़े चिंता में होके, अब करूं वार्निंग तो दिया हो, अब क्या करा। यहां से जब ये रवाना हुआ उत्तर की ओर जा रहा, तब कहते हैं इसे एक रास्ते में शिकारी मिला। कौन मिला? शिकारी। इस शिकारी के पास 10-12 बच्चे थे और जिसमें से एक बच्चा था जो आगे कहलाएगा क्या नाम से? चंद्रगुप्त। वो कह रहे हो कि ये नेतृत्व अच्छा कर रहा था इन सभी का। कोई भी काम करना, जो भी XYZ कैसी मान लो धारणा, ये सभी का नेतृत्व बहुत बढ़िया कर रहा था। चाणक्य खड़े होकर देखा हुई ना, क्योंकि मास्टर पहचान ले कि वो कि के खुरपाती दिमाग में आइडिया चला रहे। अब भैया चाणक्य समझ गयो कि वो छोरो काम को है। चाणक्य गयो शिकारी का, क्योंकि शिकारी जो है ये शिकार का काम जो होता है वो शूद्र जाति का होता है। किस वर्ण के लोगों का होता है? शूद्र। और शूद्र जाति का ये अपनी आजीविका चलाने के लिए शिकार करते हैं, जबकि सर शिकार तो क्षत्रिय भी करते हैं। क्षत्रिय जो शिकार करते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वो याद क्या रखना है, यह मनोरंजन के लिए शिकार करते हैं, जबकि शूद्र वर्ण के जो थे वो आजीविका चलाने के लिए करते थे। अब सुनो क्यों हो। चाणक्य बोलियो भैया दादा मन तो वो छोरो चाहिए तारो, कितना रुपया लेगो? क्या मैं 1000 दिनार लूंगा, वो छोरो ले जा। तब बताया जाए चंद्रगुप्त को यहां से चाणक्य ले जाता है तक्षशिला और इसको 6 वर्षों तक ज्ञान देता है। 6 वर्षों तक ज्ञान दे तो इसकी आयु हो जाए कितनी? 24 साल की। 24 साल की आयु होता ही इन ठा लाग्यो छोरो काम को हो गयो। अब बतावे वो सीधो ही जाके देखो 2-3 मत मिले, मैं थाने बताऊं सारी स्टोरी ध्यान बताऊंगा, समझ नहीं है बढ़िया तरह। वो सीधो जाके आक्रमण कर दे मगध में।
तब बताया जो है कि यहां इसको हरा देता है, हार गयो। तब कहते हैं जंगल से ये घर की ओर लौट रहे थे, तब बताओ एक घर मिलो, और एक घर के अंदर, एक घर में एक माता आपका बेटा ने खिचड़ी गाल के दी गरम गरम। जब बेटा वह खिचड़ी खाई नहीं तो हाथ बढ़ गया और बोलो और क्या हो गया, और वहां सुन के चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों इन्हें खड़ा हो गया घर का। तब मां ने थप्पड़ मारा जोर से, क्या क्यों चाणक्य वर्गी हरकता करे। अब चाणक्य सोच में पड़ो, अब बात बोली तो बोली क्या। चाणक्य ने समझ में आई सारी बात, अच्छा कहानी आया दादा क्या किया, क्योंकि अपनों ने छोटी छोटी रियासतें तो जीती नहीं, यानी बा बोली शेडू खा थोड़ी थोड़ी बा खा खिचड़ी, ये बीच में हाथ मारो तो आ जड़ी गो। अपने अगर छोटी छोटी रियासतें जीते तो एक बड़ी रियासत हो जाती, फिर इसको हरा सकते थे, और पास पंगा ले लिया सीधे जाके। तब इसको समझ में आया, फिर इसने छोटी 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 रियासतों को जीता, और जीते 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 सीधा आक्रमण कर दिया मगध पे। फिर बताते हैं इस नंद को ही समाप्त कर दिया था, और यहां ये जो घनानंद है इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु, और यहां पर एक नए वंश की स्थापना होती है, और उस वंश का नाम क्या था, उस वंश का नाम था मौर्य वंश। सर इसका नाम मौर्य वंश कैसे पड़ा, मौर्य नाम कैसे पड़ा, मौर्य काल। उल्लेख मिलता है चंद्रगुप्त की माता का नाम था मुरा, मुरा। मुरा अपनी माता के साथ बताया जाए कि ये अपनी माता और मामा के साथ जंगल में रहा करता था। क्या रहा करता है, जंगल में। और यह बताते हैं कि एक मोर पालक जाति थी, ये जो थे ना ये मोर पालक जाति थी इसकी माता। तभी तो आगे जाकर चंद्रगुप्त ने अपना जो चिन्हन बनाया था वो किसको बनाया था, मयूर को बनाया था। तो माता वैसे थी तो क्षत्रिय, ही एक बहुत बड़ी स्टोरी आती है इसके पीछे, कभी मैं आपको सुनाऊंगा फुर्सत में, ठीक है। एक बार आप स्टोरी का समय नहीं है, एक बार आप इतना याद रखना, ठीक है। तो मगध के राजा घनानंद को परास्त कर स्थापना कर दी किस वंश की, मौर्य वंश की। सिंपल जी सर। अब हम पढ़ते हैं मौर्य काल को किस किस, ये तो उत्पत्ति कारण थे, हाँ। अब हम पढ़ेंगे मौर्य काल के अंदर सारी बातें, सारे पेन उठा लो और लिख लेना बढ़िया तरह से, ठीक है, ओके। तो सारों पहला आपा देखा कि मौर्य काल है बीघा जानकारी का स्रोत मिले बे कट्ठों मिले, तो सिंपल। और मेरे प्रिय विद्यार्थी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और शेयर तो जरूर कर देना, अगर बढ़िया लगे तो, ना लगे तो ना करियो, ठीक है। आ जाओ, जानकारी का स्रोत देखा तो सारों पहली बात करा धार्मिक की। तो देखो इसकी जो जानकारी मिलती है वो धार्मिक साहित्यों से मिलती है, जैसे ब्राह्मण साहित्यों की बात की जाए, जैन व बौद्ध साहित्यों की बात की जाए। सर ये कौन कौन से होते हैं, अगर आपने मेरी शुरू से प्राचीन भारत की इतिहास की क्लास देखी है तो दिक्कत नहीं आएगी। मैंने बताया था ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, जैन में कौन से आते हैं, बौद्ध में कौन से आते हैं। फिर भी नहीं मिला, फिर प्ले लिस्ट में जाना, कॉलम अलग से बनाया हुआ प्राचीन भारत का इतिहास, उसमें क्लिक करना और आपको मिल जाएगा। ओके जी सर। विदेशी विवरण ये भी सारा समझाया हुआ है, स्ट्रोबो, प्लिनी, जस्टिन, प्लूटार्क, निरियाकस, एस्ट्रिब्यूल्स, मैक्सथ्रीज, ये सभी जो है विदेशी भी जानकारी इनकी मिलती है, विदेशों से भी, क्योंकि ये इसके समय के मौर्य काल के, मैं बताऊंगा आपको, चर्चा करूंगा। पुरातात्विक स्रोत, अशोक के जो अभिलेख हैं उनका 3 भागों में विभाजन किया गया है, और याद रखना ये जो अभिलेख हैं इन अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। सर इसके 3 विभाजन कैसे किए हैं अशोक के अभिलेखों को। नंबर 1 पढ़ेंगे अपने शिलालेख, 14 शिलालेख पढ़ते हैं, स्तंभलेख और गुहालेख, फिर इनकी चर्चा करेंगे। आइए, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। तो इसका फटाफट एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, ठीक है गुरु जी। अब देखो, हम पहला राजा जो पढ़ेंगे उसका नाम है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड है वो याद रखना, 322 बीसी से 298 बीसी। सारों पहला जे आप बात करा तो करा चंद्रगुप्त के उपनाम की। इसे कहा जाता है एंड्रोकोट्स, इसे कहा जाता है सेंड्रोकोट्स, इसे कहा जाता है चंद्रगुप्त। अब देखो ये नाम आए कैसे, पहले तो ये शिकारी के पास था, अब ये नाम कहां से है वो और देख लेते हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इन नाम को आपको याद कैसे करना है। देखो, एंड्रोकोट्स जो नाम दिया वो दिया था प्लूटार्क ने। प्लूटार्क एक विदेशी यात्री था। सेंड्रोकोट्स जो नाम दिया वो दिया था फिलकार्स ने। फिलकार्स, फिलार्क्स, एक सेकंड, फिलार्क्स है, फिलारकस, फिलारकस, फिलार्क्स, इसने नाम दिया सेंड्रोकोट्स। चंद्रगुप्त जो नाम मिलता है वो जूनागढ़ अभिलेख के अंदर मिलता है। सर जूनागढ़ अभिलेख का नाम तो हमने बहुत सुना है। इस जूनागढ़ अभिलेख की जो रचना है वो किसने की थी, तो इसकी जो रचना है वो की थी रुद्रदामन ने। रुद्रदामन ने इनकी क्या की थी, रचना। ये तो इसके हैं उपनाम। सर इसका पीएम कौन था, या हम कह सकते हैं इसका गुरु जो था वो कौन था। तो मेरे प्रिय साथियों, इसका जो गुरु माना जाता है वो माना जाता है चाणक्य को, और इसी चाणक्य को हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं। इसे ही कौटिल्य कहा जाता है। और चंद्रगुप्त ही मौर्य वंश का क्या है, संस्थापक। ये मौर्य नाम कहां से आया, तो बताते हैं माता। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि अपनी माता के नाम पर इसने नाम क्या रखा है। ये सिंपल, सभी को कंठस्थ हो रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो माता मुरा के नाम पर स्थापना की। कब की, 322 बीसवी, यानी ईसापुरम में। तीन सौ 22 बीसी में स्थापना कर दी। अब सुनो, आगे अपना जो चिन्ह बनाता है वो किसको बनाता है, मयूर को, क्योंकि अपने मामा के साथ रहता था और वो काम कार्य क्या करते थे, मयूर पालक जाति का। सिंपल, इतनी बात समझ में आई आपको जी सर। तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलें आगे जी सर। तो 322 में स्थापना की, किसका वध किया था, गणानंद का। चलो आगे लिख लेते हैं, गणानंद का वध कर चाणक्य के सहयोग से गणानंद जो था नंद वंश का अंतिम राजा था।
अब सुनो मेरे भाइयों, घटना क्या हुई बताते हैं। सिकंदर की 323 ईसा 22 में आक्रमण भारत पे करता है। वो पार्स वगैरह ने, वो बात मैं कराऊंगा आपको, विदेशियों के टेंशन मत लेना आप, का गुरुजी कराए कोई माने या ना समझियो, कराऊंगा पूरो। ये भारत है जी। भारत में यहां पर सीरिया नाम सुना है। सिकंदर का सीरिया में एक उत्तराधिकारी होता है जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। अब इस समय जो मगध का राजा था वो था सीएम चंद्रगुप्त मौर्य। सीएम मतलब चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया इधर की ओर, मगध पर आक्रमण किया। तो सेल्यूकस निकेटर पहले ही घबरा जाता है, क्या कि सिकंदरी पंच नदियों के बीच में फंस कर रह गया तो मैं कहां से जीत पाऊंगा। उसने तो सभी विश्व को जीत लिया था, वो व्यास नदी पे आके यहां रुक गया था, उसकी सेना पार ही नहीं कर पाई व्यास नदी को। तो लेकिन मैं आपको कारण बताऊं था क्या था, ऐसी कोई बात नहीं थी। क्यों गया सिकंदर, बहुत से कारण उभर कर आते हैं। तो सीएम चंद्रगुप्त मौर्य के आक्रमण किया तो ये लगा इसको कि हम असफल हो जाएंगे। घटना है 305 की। इसने सोचा इतना अच्छा राजा है, इतना शक्तिशाली राजा है और सबसे शक्तिशाली महाजनपद का राजा है, क्यों ना मैं अपनी पुत्री का विवाह इससे कर दूं। काम की बात है, काम की बात, अच्छी बात करी। तब बताते हैं सेल्यूकस निकेटर ने पुत्री का विवाह पुत्री का नाम क्या था, हेलेना का विवाह, सीएम लिख दूं समझ जाओगे ना आप, पूरा लिख लेना आप तो कॉपी में, मौर्य से किया। अब दहेज में देखो किया, अपने तो केज है के ठाके केज है, और इन भाई साहब का दहेज में आया 4 प्रांत। सर 4 प्रांत याद नहीं होते, पूछ लेते हैं कौन कौन से हैं तो याद क्या करें, ऐसे रखना याद, काम के हैं 4 प्रांत, क्या हैं, काम के हैं। का से काबुल, मैं से मकरात, कैसे कंधार, है से हेरात। ये 4 प्रांत दिए। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिए। अब का गुरुजी हाथी को क्या कारण है, हाथी कारण यह है कि 500 हाथी जब दिए सेल्यूकस निकेटर को, तब वो कहे दादा बात तो मेन आई, वो जीतते क्यों ला रहे हर युद्ध, यानी मेन बात तो ये विजय होने का हाथी है इसके पास। अब देखो गुरुजी हाथी को क्या फायदो युद्ध में, फायदो घणो ही है, क्यों को नहीं। हाथी के सामने से तो कोई आक्रमण कर नहीं सकता, सूंड इतनी खतरनाक हुआ सल्टा दे, पिछों कोई आक्रमण को नहीं कर सकता। गुरुजी पीछे रखिए, पीछे पूंछ है, अगर हाथी घुका के पूंछ ही फड़का देने एक आधा गए तो 6 दिन उसको नहीं आवे, और साइडों से वैसे ही आक्रमण नहीं कर सकते। तब सेल्यूकस सोचो अच्छा मेन जीतने को कारण हाथी है, इकने हाथी है जदो जीत ला रहे। अब क्या किया इसने, पुत्री का जो विवाह किया था यह भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था, भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय क्या था, विवाह था। क्या सर राजस्थान का भी अंतरराष्ट्रीय विवाह हुआ है क्या, जी लिख लो, अभी लिखो राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह अल्लट, ब्रैकेट में लिख लेना, मेवाड़ का शासक, मेवाड़ का राजा था अल्लट, वह हुण की राजकुमारी हरिया देवी के साथ हुआ था। लिख लोगे। अब इसका आप या स्क्रीनशॉट लो या फटाफट इसको नोट डाउन करो। ले लिया भाई,
अब ये जो विवाह हुआ, इस विवाह की जानकारी कहां मिलती है? विवाह की जो जानकारी मिलती है वो मिलती है मुद्रा राक्षस नाटक के अंदर। सर इसके रचयिता कौन है? इसकी रचना जो की थी वो की थी विशाखा दत्त ने। विशाख दत्त ने इसकी क्या की थी? मुद्रा राक्षस नाटक की रचना। तो विवाह की जानकारी इस नाटक के अंदर मिलती है, मिलती है। इसी सेल्यूकस निकेटर ने, किसने भाई? सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना दूत भेजा जिसका नाम था मेगस्थनीज। ये वही मेगस्थनीज है जिसने एक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक का नाम था इंडिका। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आया है इंडिका पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो इंडिका की रचना किसने की थी? मेगस्थनीज ने। सर इस इंडिका पुस्तक के अंदर है क्या? तो पाटलिपुत्र, जो नाम सुना है क्या? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो नगर है वो उदयन ने बसाया था। मैंने कल आपको पीछे चर्चा की, ये सारा लिखवाया हुआ है। तो पाटलिपुत्र का विवरण मिलता है। पाटलिपुत्र का विवरण जो मिलता है वो किसके अंदर मिलता है? इस इंडिका पुस्तक के अंदर। किसके अंदर मिलता है? इस इंडिका पुस्तक के अंदर। इसके बाद आगे बात की जाए तब बताते हैं कि यहां ये जो मगध है, मगध के अंतिम 12 वर्षों में, यानी जब ये राजा था ना चंद्रगुप्त, इसके अंतिम 12 वर्षों में 12 वर्षों में बहुत भयानक क्या पड़ता है? यहां अकाल पड़ा। अब देखो यहां पर इतना भयानक अकाल पड़ा, तब बताते हैं अब ये परेशान होने लगा कि यहां की जनता तो सारी सोच वोचने लगी अब क्या किया जाए, इस अकाल को कैसे नष्ट किया जाए। फिर बताते हैं जो ये चाणक्य है, इसके दरबार में जितने भी पुरोहित वर्ग के थे उन सभी को बुलाया और कहा भाई अब क्या किया जाए, क्या किया जाए जिससे यह अकाल को रोका जाए। अब बताते हैं इनका इसकी जो जानकारी मिलती है, ये अकाल पड़ा था, इसकी जानकारी कहां मिलती है ये भी याद रखना। सुहागरा अभिलेख में, सुहागरा अभिलेख के अंदर इसकी क्या मिलती है? जानकारी अकाल की। तब बताते हैं इसने अपना, इसका एक धर्म गुरु था जिसका नाम था भद्रबाहु। पहला गुरु तो चाणक्य है, प्रधानमंत्री भी वही याद रखना है। भद्रबाहु से दीक्षाली का भद्रबाहु क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म में मैंने आपको बताया कि ये जो लोग हैं वो एक शरीर त्यागते हैं, बौद्ध धर्म के लोग हैं, जिसे कहते हैं सल्लेखना संथाला की विधि। इसमें क्या होता है सर? यानी अपने शरीर को इतना कष्ट देते हैं, कुछ भी नहीं खाते पीते, मतलब पूरे शरीर को भूखा रखकर ये सल्लेखना संथाला की विधि से शरीर त्यागते हैं, यानी उपवास कह सकते हैं जिसे, उपवास रखकर, उसे कहते हैं सल्लेखना विधि। सुनो ध्यान से। इसका जो धर्म गुरु था वो था भद्रबाहु। तो भद्रबाहु से सीएम ने, सीएम मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने दीक्षा ली और दीक्षा लेकर स्वर्णवेलगोला, सर स्वर्णवेलगोला की पहाड़ी है क्या? हाँ जी पहाड़ी है। कहां है सर ये? कर्नाटक में। स्वर्णवेलगोला कर्नाटक में
संलेखना विधि से शरीर त्याग दिया। तो चाणक्य ने संलेखना विधि से अपना क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, शरीर त्यागा था। ये कहां, स्वर्णबेलगोला पहाड़ी कर्नाटक के अंदर संलेखना विधि से अपना शरीर त्यागा। अब अकाल क्यों पड़ा, इस भद्रभाव ने ऐसी क्या बात की, क्यों इसे शरीर त्यागना पड़ा? भद्रभाव ने कहा कि देख, तू इतना बड़ा साम्राज्य का राजा है, तू ऐसे तो नहीं बना, तूने क्या पता कितने बेकसूरों की हत्या की होगी, कितने ही महिलाओं को विधवा किया होगा, कितने ही बच्चों को अनाथ बनाया होगा। इस तरह से ये तेरा जितना भी किया कर्म है उसका तेरे को फल मिला है, तो अब इसका जो उत्थान है वो भी तू ही करेगा। तब बताते इसने स्वर्णबेलगोला पहाड़ी में संलेखना की विधि से शरीर त्यागा। अब इसकी मैं कुछ आपको मुख्य तथ्य बता देता हूं, वो सुनो। देखो, आपने एक झील का नाम सुना होगा, सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का वैसे तो जो निर्माण है वह पुष्यगुप्त ने करवाया था। सर ये है कहां ये झील? तो देखो, वो अपना भारत है, यहां पर इस क्षेत्र में एक स्थान है और इस स्थान का नाम है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र गुजरात के अंदर, यहां पर यह सुदर्शन जो झील है वो है कहां पर? सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र कहां है? गुजरात में। और गुजरात में ही ये झील है। इसका निर्माण किसने करवाया? इसने। ठीक है, अब इसका भी एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, सभी प्रिय विद्यार्थी ने स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, एक और बात याद रखना क्या गुरुजी, किसी अंतिम लास्ट बात, सीएम की जो दक्षिणी विजय थी, विजय, उसका जो उल्लेख है वो कहां मिलता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय का जो उल्लेख है वह तमिल ग्रंथ के अंदर मिलता है। क्या गुरु जी? तमिल ग्रंथ, ये जो हमारा भारत है यहां इधर, अब दक्षिण भारतीय ही है जी, यहां पर वो ग्रंथ है तमिल ग्रंथ, जिसमें से एक का नाम है अहनानूर और दूसरे का नाम है अन्नानूर। एक का नाम मेरे प्रिय साथियों क्या है? अहनानूर, और दूसरे का नाम क्या है? अर्नानूर। हाँ जी, ये तो दो ग्रंथ है, इसके अंदर इनकी क्या है जानकारी मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद जो राजा होगा वो होगा चंद्रगुप्त हो गया, इसके बाद जो राजा है वो है बिंदुसार। बिंदुसार को हम देखेंगे अगले भाग में, तब तक है। अरे अहनानूर, मुरनानूर है, सॉरी शक्तिमान, इसमें क्या होगा? अहनानूर और मुरनानूर। तो उम्मीद करूंगा मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों आपको पसंद आया होगा। ये हमने कोशिश की आपको मगध साम्राज्य समझाने की, तो आप कमेंट करके जरूर बताया करो किस तरह से करवाया जाए आपको बेहतर समझ में। हम कोशिश पूरी करते हैं, तो हमने जितना पढ़ा इसको आप कंठस्थ कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों धन्यवाद आप सभी का। तो परिवार से जुड़ जाइए अगर नए हो तो, और शेयर जरूर कर देना, लाइक भी कर देना। थैंक यू टू बात।